नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और स्वच्छता अभियान व निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भट्ट ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और बीजेपी एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहराएगी। और आज हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर सदस्यता का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, इसलिए जो प्रथम चरण 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम अपने लक्ष्य को 50% ऊपर सदस्यता की ओर बढ़ा देंगे। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियाँ बना दी हैं, उन कमेटियों की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तुरंत नवरात्रों में हम घोषणाएँ उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव, केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है, उसके लिए हमने अपने टीम बना दी है। हमारे प्रभारी चुनाव की अपने महामंत्री आए थे, कोठारी जी वहाँ चले गए। हमने 5 मंडलों के अंदर अपने जो मंत्री हमारे हैं प्रदेश सरकार के, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, इस नाते उनको काम सौंपा है। उस विधानसभा के हमारे चुनाव के संयोजक से पूरी टीम हमारी बन चुकी है, उनके प्रवास चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी चुनाव घोषित होगा। हम प्रत्याशी घोषित करें, भाजपा की वो सीट है। और उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून स्थित कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड का नाम पूरा होने की बात कही थी, लेकिन जिस शहर की 60% ट्रैफिक लाइट्स चलती ही नहीं हो, जिस देहरादून के रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी में यात्रियों और सैलानियों को उतारते ही सड़कों पर गड्ढे और गंदगी पसरी हुई मिले, तो क्या वह स्मार्ट सिटी कहलाने योग्य है? उन्होंने आगे कहा कि अव्यवस्था की पोल खोलने का संकल्प लेकर उन्होंने गड्ढों में सड़क एवं सड़क पर गड्ढे अभियान शुरू किया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। देखिए, मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूँ। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सहस्त्रधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहां सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है, तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है, तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है, किस प्रकार से सड़क में गड्ढे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक जाम है, किस प्रकार से वहां पर जो पार्क है उसमें कूड़े के ढेर हैं, ये मैंने दर्शन कल करवाए। और ये मेरा अभियान तब तक चलेगा जब तक मैं इनके पूरे कपड़े उतार करके, कपड़े उतारने की इसलिए बात कर रहा हूं कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, डीएम जो पहले मोहतरमा थी, उन्होंने ऐलान करा बाकायदा कि हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अरे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मतलब 4 सड़कें चमकाना, बोर्डों को रंगीन पोतना, दीवारों को उसमें भित्ति चित्र बना देना, देहरादून में 4 लैंप पोस्ट लगा देना, ये स्मार्ट सिटी नहीं होता। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पूरे देहरादून के अंदर हॉस्पिटल कैसा है, स्मार्ट है, ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, स्मार्ट है, सीवर सिस्टम कैसा है, स्मार्ट है, पीने के पानी की व्यवस्था क्या स्मार्ट है, शहर की जो लाइट सिस्टम है, जो स्ट्रीट लाइट है, क्या वो स्मार्ट है, सफाई की व्यवस्था क्या है, वो स्मार्ट है। सारा शहर का बेड़ा गर्क होगा। सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क। ये पूरे शहर के अंदर मुख्य मार्गों में नहीं, सारे जितने मार्ग हैं उसमें यही हालत है। पूरे शहर के अंदर सीवर, जगह जगह आप सीवर लाइन जाके देखिए। सहस्त्रधारा रोड में मैंने परसों सीवर लाइन की हालत दिखाई थी। इसी प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था आप शहर के अंदर देखिए। गर्मियों में लोग पीने के पानी के लिए तरसते रहे, पूरे शहर के अंदर तबाही मची रही, पानी के लिए त्राहिमाम मचा रहा।
देखिए, सड़कों के गड्ढे भरने का काम लगातार निरंतर जारी है। अभी बरसात के कारण कुछ समय के लिए रोका गया था और मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि बरसात के सीजन को खत्म होते ही सभी सड़कों को एकदम चाक चौबंद किया जाए, बढ़िया किया जाए और गड्ढा मुक्त सड़कें बनानी चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने गड्ढा मुक्त ऐप भी बनाया था, जिसके तहत जहां पे भी गड्ढे वगैरह की शिकायत आ रही थी उसका निस्तारण किया जा रहा था। तो लगातार सरकार संजीदा है और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उसका राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ वात्सल्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसके चलते उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता से अब तक कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी, जिसे देखते हुए 5,376 बच्चों को जुलाई और अगस्त महीने की आर्थिक सहायता के रूप में कुल 3,41,58,000 रुपए उनके खातों में डाली गई है। लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिक के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। और निश्चित रूप से इस धनराशि के माध्यम से हमारे वे अनाथ हुए बच्चे जो कोविड में प्रभावित हुए थे, आज उनको पुनः 3,000 रुपये प्रति माह की जो धनराशि है 2 माह के रूप में जो है हम लोगों ने दे दी है और आगे भी अब निर्बाध तरीके से उन्हें मिलता रहेगा। तो आज यह कार्य जो है वह संपन्न किया गया है। और इसके अतिरिक्त विभागीय समीक्षाओं में चूंकि पूर्व में कैबिनेट से हमारा महिला कल्याण कोष के लिए महिला कल्याण के लिए 1 रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जाना था, जिसको लेकर नियमावली तैयार होनी थी और जिसको लेकर पूर्व की बैठकों में मैंने नाराजगी भी व्यक्त करी थी कि नियमावली अभी तक नहीं बनी है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी योजनाएं जो हम लोगों ने विचाराधीन है उनको संकल्पित करना था, उनको पूर्ण करना था। तो आज उस संदर्भ में भी समीक्षा की गई तो पाया गया है कि अभी फिर वित्त के स्तर पर कुछ बिंदुओं पर उसमें समीक्षा चल रही है और मैंने ये लक्ष्य दिया है कि अगली कैबिनेट तक में महिला कल्याण कोष की जो नियमावली है वह हर हाल में आ जानी चाहिए। ये आज सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में भी आखिरकार उसमें कितनी प्रगति हुई है इसकी भी समीक्षा की गई है। तो एकल महिला के स्वरोजगार के रूप में भी जो है वह फाइल वित्त के स्तर पर लंबित है, जिसको बरसाती मानसून के कारण उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक कर सरकार को चलाना पड़ा। आपको बता दें कि लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन किए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। साथ ही 4 धाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से
श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। देर रात भी लेकिन मैंने जैसा कहा कि बरसात के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड की जो समस्या होती है, पत्थर गिरने की, तो जहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो स्थानीय प्रशासन है वो तत्परता के साथ में, जो हमारी यहाँ पर कार्यदायी एजेंसियां हैं वो बहुत तत्परता के साथ में कार्य कर रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को किसी प्रकार। स्वयं सहायता समूह द्वारा टेक होम राशन को एनसीसीएफ को देने का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर महिला मोर्चा कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि साल 2014 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस सरकार में 6 माह से 3 साल व 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टेक होम राशन की सुविधा दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण व शहरी महिलाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था। लेकिन वर्तमान में धामी सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम एनसीसीएफ को 250 करोड़ में बिना किसी टेंडरिंग के देने की तैयारी की जा रही है। देखिए, हम आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के खिलाफ सचिवालय में कूच कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में 2014 में टेक होम राशन एक योजना चली थी, जो कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों को, 14 साल से 18 साल की बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करती थी, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस वक्त इस काम को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम किया था। भाजपा ने, रेखा आर्य जी ने, पुष्कर धामी जी ने, मुझे नहीं पता भाजपा ने ये क्यों करा, लेकिन आज हमारी उन बहनों से वो रोजगार छीन लिया। उन्होंने एनसीसीएफ नाम की भारत सरकार के उपक्रम को बिना किसी टेंडरिंग के 250 करोड़ का काम देने की उनकी तैयारी चल रही है और हमारी जो महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनसे उनका रोजगार छीनने का काम आज ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम देहरादून डीएम सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं सर्वेक्षण कर रहे सामाजिक संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन व समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। वहीं जल संवर्धन एवं संरक्षण सहित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। सो जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज से, कम्युनिटीज से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। तो उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा, जिसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे जिले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, चाहे जो हमारे हेरिटेज रिलेटेड हैं, कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे एक जॉइंट इनिशिएटिव के जरिए इन पर कार्य किया जा सके। सो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को हमने चिन्हित किया है और जल्दी उनका एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर लाके खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एक और सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर अपनी जुगत में लगी हुई हैं, वहीं काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीआर धोनी चुनाव के टिप्स देने के लिए पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया।
इस दौरान प्रदेश में नवनियुक्त उत्तराखंड के महासचिव भुवन चंद आदि का भी बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष धोनी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आने वाली। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सम्मानित दोनों प्रभारीगण और प्रदेश अध्यक्ष जी और हम बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण एक संकल्प लेकर निकले हैं कि आगामी निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाकर हर नगर निकायों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएंगे। इसी क्रम में हम जन जन तक मिलकर हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को, हर समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, क्या माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी इस समय जो है अपना जो है कुछ दमखम नहीं दिखा पा रही है, क्या इसका कारण है? बहुजन समाज पार्टी बड़ी तेज़ी से पूरे भारतवर्ष में बहुजन आंदोलन को बड़ी तेज़ी से आगे ला रही है और देखने को मिलेगा कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिन राज्यों में बहुजन समाज नगर निकायों में चुनाव लड़ने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के ताकत का एहसास आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कराएगी। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जो हमारे मूल अधिकारों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं। और इस उत्तराखंड में भी आप जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में आपको इसका असर दिखेगा। धीरे धीरे हमारा अभी और कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों में आपको दिखाई देगा। तेज़ी से लोग भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस की नीतियों को समझ चुके हैं और इनसे छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। हम पूरे देश में परचम लहराएंगे, इस बात का हम जनपद उधम सिंह नगर में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को आपको बता दें कि अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जहां काशीपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत काशीपुर से अवैध 21 किलोग्राम गांजा के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद नशा पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख की कीमत आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की सप्लाई लाकर काशीपुर सहित आसपास में बेचता था। पुलिस ने आरोपी को 21 किलो अवैध गांजा के साथ काशीपुर के साक्षी इंक्लेव कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बलविंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अवैध गांजा को वहां रामनगर के एक व्यक्ति से लाकर यहां छोटी छोटी पुड़ियाएं बनाकर महंगे दामों में नशेड़ियों को बेचता था। काशीपुर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23/9 को बलविंदर नाम के एक व्यक्ति को 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 लाख से अधिक की है। इस व्यक्ति से बड़ी गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि रामनगर के एक व्यक्ति से यह गांजा लेके आता था और उधम सिंह नगर में कई जगहों पर छोटे छोटे पुड़िये बनाकर बेचा करता था। इस व्यक्ति से ऐसा व्यापार करने वाले और लोगों के विषय में भी जानकारी ली गई है। जल्द ही उस रामनगर के व्यक्ति और जो इस व्यापार में शामिल हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज इसे न्यायालय। भाजपा ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू के प्रसादम में मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा ने कहा है कि यह सरासर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड में जहां जहां भी भगवान का भोग बनता है, हमारी सरकार ने उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड में जहां जहां भी भगवान का भोग बनता है, वह बड़ी पवित्रता के साथ बनता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की घटना के बाद सरकार ने सचिव धर्मस्व को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का भोग बनता है, वह शुद्धता व पवित्रता से बने और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावटी वस्तु रसोई तक न पहुंच पाए।
हमारी सरकार सनातन संस्कृति को लेकर और चीजों को लेकर लगातार गंभीरता अपनी दिखाती रहती है। उसी क्रम में जो अभी वहां पे देखने को मिला है आंध्र में, हमारे उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और हमारे पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने भी कहा है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम लोग निगरानी बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार से हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो अनेकों मंदिर मठ हैं, चारों धाम है, इसमें किसी भी प्रकार से प्रसाद में इस तरीके की चीजें देखने को न मिले जिससे कि लोगों की आस्था पर एक चोट और प्रहार का काम करे। तो इसको लेते हुए गंभीरता दिखा रही है हमारी सरकार और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ पर इसको हल्का नहीं रखा जाएगा और गंभीरता दिखाते हुए सही डिसीजंस लिए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है लेकिन अव्यवस्थाएं खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पर उत्तराखंड के दांवों पर पानी फिर सकता है। महारा ने खेल मंत्री रेखा आर्य को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय खेलों में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, रुद्रपुर में 20 सितंबर से 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, पर राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल जिस प्रकार अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 4 जिलों में चल रहे राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के ठहरने व खाने की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा खेल से संबंधित स्टेडियम भी तैयार नहीं किए गए हैं। आप लोग स्टेडियम्स के दौरे करिए, पता चलेगा जो खिलाड़ी हैं उनकी जो उससे पहले की जो फ्री हिट्स होती हैं और होती हैं उसमें किस तरीके से प्रिलिमिनरी जो स्पोर्ट्स होता है उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं रही। खिलाड़ियों के आपके अखबारों में, आपके समाचारों में खुद हम देख रहे हैं, तो सरकार की तैयारी कहीं दिखती नहीं। हाल यह है कि हल्द्वानी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो खतरे की जद में था, बहने की स्थिति में था। उसकी 3 से 4 बीघा जमीन बह गई करके, पार्किंग पूरी बह गई। खेल मंत्री हल्द्वानी जाती है, खली की कुश्ती में रहती हैं, लेकिन उनको वहां से बमुश्किल 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है हल्द्वानी में, उसकी देखरेख करने का या उसकी हालात का जायजा लेने का टाइम नहीं मिला। तो उसी तरीके से है, मैंने मुख्यमंत्री को और खेल मंत्री को दोनों को पत्र लिखे कुछ चीजों से अवगत कराया। देखना है कि कितना परिवर्तन आता है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।